सबसे पहले सभी ज्ञान है इसके प्रिय छात्रों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कारण है जो भी समय की हानि है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ और आशा करता हूँ लॉकडाउन के समय का सदुपयोग हम करेंगे। आज ये पहला प्रयास है। इस वीडियो को जो भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अगर कोई त्रुटि रह जाए तो माफ़ी चाहते हैं। आने वाली वीडियो में सुधार भी हम कर लेंगे कुछ प्रोफेशनल लोगों को साथ में और जोड़ के। इस पहली वीडियो में हमारा प्रयास ये है, जहाँ से हमने क्लास छोड़ी थी वहीं चालू करें। तो हम पढ़ रहे थे बजट, राजकोषीय नीति और टैक्स स्ट्रक्चर, जिसमें आज की इस पहली वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं भारत में कितने प्रकार की निधियाँ होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंड्स इन इंडिया, जिसमें कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट, अर्थात अलग अलग फंड के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ बजट, बजट की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीविंग्स, कैपिटल रिसीविंग्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व, पूंजीगत प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। उसके बाद पढ़ेंगे हम, उसके पश्चात पढ़ेंगे हम डिफरेंट बजट डेफिसिट्स, अर्थात अलग अलग प्रकार के बजट के घाटे क्या होते हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे सबसे मेन फिस्कल डेफिसिट। और उसके बाद पढ़ेंगे हम इसी एक वीडियो में ही फिस्कल पॉलिसी, कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट, भारत सरकार का ऋण या कर्ज, हर चीज़ को कैसे मैनेज करती है और इसके लिए भारत सरकार की क्या पॉलिसी है, विद द कंसेप्ट स्पेशली फॉर यूपीएससी प्री 2020, अर्थात फिस्कल पॉलिसी। उसके बाद पढ़ेंगे टैक्स रिफॉर्म एंड टैक्स कंसेप्ट्स। उसके बाद पढ़ेंगे हम लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऑफ प्रेजेंट बजट, यूनियन बजट 2021, आम बजट 2020-21। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट, और उसके बाद लेटेस्ट कमेटीज एंड देयर रिकमेंडेशंस। तो इस वीडियो में आशा करते हैं कि हम कुछ अच्छे से डिलीवर करेंगे। जहाँ कोई कमी रह जाए वो आप हमें बताना। प्रयास हमारा यह है कि जिस टॉपिक की हम वीडियो दें उसी ग्रुप में आपको हम पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दें, दोनों मीडियम में दे देंगे। पहली वीडियो बाइलिंगुअल है, अगर आप लोग इसमें चाहेंगे तो हम दोनों मीडियम में सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्योरली इंग्लिश मीडियम के लिए, प्योरली हिंदी मीडियम के लिए। ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, पहले देखते हैं इसमें क्या कमी रह गई है। आपके सबके सुझाव जो भी आपको देने हैं वो ग्रुप में आप डाल सकते हैं। ग्रुप में आज ही मैं भी अटैच हो जाऊँगा आपके साथ। कोई डाउट तो मेरा नंबर लगातार आपके लिए ओपन है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार। जैसे मैं आप लोगों को मिस कर रहा हूँ, शायद आप लोग मुझे मिस कर रहे हो। और लॉकडाउन खुलते ही सभी क्लासेस रेगुलर चल पड़ेंगे, जिसमें मेरी क्लास, पांडे जी क्लास और अन्य। पांडे जी कुछ मैटर बचा हुआ है वो आपको डाल देंगे, हिस्ट्री में मेरी उनसे बात हो गई है, और अपने टॉपिक की वीडियो बना के वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं, पढ़ते हैं आगे। और कहीं कमी रह जाए तो माफ़ी चाहते हैं। बहुत सारे शुभकामनाएं, प्यार आप लोगों को। ठीक है, ज्ञान आईएएस कोचिंग की ओर से सभी दर्शकों का और अपने यूपीएससी के छात्रों का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ। और मेरे कारण से जो समय की हानि हुई उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन में, जब तक लॉकडाउन है, कुछ अच्छा करें, समय का सदुपयोग करें। इसी के तहत ये प्रयास किया जा रहा है कि जो टॉपिक हमने जहाँ से छोड़े हैं हम उन टॉपिक को वहीं से स्टार्ट करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, जिसमें टॉपिक हैं बजट, फिस्कल पॉलिसी एंड टैक्स स्ट्रक्चर्स, जिसके अलग अलग भाग में हम आपको बताएंगे बजट की अलग अलग चीज़ें। सबसे पहले बात करते हैं निधियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके बारे में कि भारत के अंदर अलग अलग प्रकार के फंड्स हैं जिनसे इनकम एक्सपेंडिचर, आय और व्यय की व्यवस्था होती है। उसके बाद पढ़ेंगे बजट और उसकी स्ट्रक्चर, कि बजट के दो ही मेन पार्ट्स हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर, उनमें कौन कौन शामिल है कौन नहीं। उसके बाद बजट डेफिसिट्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एटसेट्रा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा इत्यादि। उसके बाद पढ़ेंगे फिस्कल पॉलिसी, कि राजकोषीय घाटे या अन्य को लेकर या देश के कर्ज को लेकर भारत सरकार की पॉलिसी क्या है। फिस्कल पॉलिसी उसे कहते हैं, जिसमें निवेश, जिसमें कर्ज, सब कुछ शामिल होता है। इसके बाद पढ़ें करंट टॉपिक्स, जो इस बार के यूपीएससी 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, इंक्लूडिंग यूपीपीसीएस। इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं और 18 मई या 20 मई तक आपने भर सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे उनकी कमेटी जो फिस्कल पॉलिसी से संबंधित है, FRBM एक्ट, FRBM एक्ट
2003 इकोनॉमिक सर्वे एंड लेटेस्ट बजट 2021। चालू करते हैं टॉपिक। में मेरा ये प्रयास होगा कि हम बातों को अनावश्यक रिपीट ना करें, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगी बहुत ज़्यादा और प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। समय का सदुपयोग है, कम से कम टाइम में हम ये काम करें, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, आप कहीं भी रिवाइंड कर सकते हैं, लिखा हुआ कुछ भी पढ़ सकते हैं, जूम कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको कुछ भी रिपीट करना होगा तो आप रिवाइंड कर दे सकते हैं। कोई डाउट होगा तो मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, मेरे नंबर आपको ऊपर पहुँच जाएंगे और सब जानकारी या कुछ भी अन्य डाउट्स होगा तो मैं आपको बताऊँगा। पहले बात करते हैं निधियों की। तो भारत के अंदर जो फंड्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। क्या? पहला फंड है संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, या इसका एक और नाम है समेकित निधि। दूसरा है आकस्मिक निधि या कंटिंजेंसी फंड, और तीसरा है सार्वजनिक खाता यानी पब्लिक अकाउंट। तो स्टेट्स का और सेंटर के लिए भारत के संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि दोनों के पास क्या होगी, अपनी संचित निधि, जिसके माध्यम से वेतन, भत्ते, संवैधानिक पदों के वेतन, देश की आय और व्यय, वो समस्त खर्चे इसमें शामिल होंगे। और आर्टिकल 266(1) कि संचित निधि वह निधि है जिससे किसी प्रकार का आय और व्यय करने के लिए संसद की अनुमति आवश्यक है। यानी कोई भी इनकम एक्सपेंडिचर तभी होगा जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इसके लिए परमिशन, या स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा इसके लिए परमिशन दे। उसी के तहत भारत सरकार के समस्त आय और व्यय संचित निधि के ऊपर भारित होते हैं, और इसके लिए भारत में व्यवस्था की गई है बजट की, कि ये अलग अलग मदे ना हो, एक ही बार अगले 1 वर्ष का संपूर्ण व्यय और उसके ग्रांट्स एक ही बार अनाउंस करते जाएं, और उसके लिए अलग अलग सेक्शन ना चलाए जाए, क्योंकि संसद का 1 मिनट चलाने का जो खर्च है वो 2.5 लाख रुपये, ताकि समय की बचत, धन की बचत। तो इसी के लिए भारत में बजट के माध्यम से ही समस्त आय और व्यय निर्धारित होते हैं, जिनकी अनुमति भारतीय संसद देती। उसी का प्रावधान आर्टिकल 266(1) में किया गया है। राज्यों के लिए संचित निधि का प्रावधान किया गया। इसके पश्चात कंटिंजेंसी फंड, जो कि संचित निधि में से धन निकालने या रखने के लिए धन उसमें आते हैं टैक्स आदि के माध्यम से, और निकालते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री ग्रांट के अनुसार जो बजट के अंदर मेंशन होते हैं। तो ये तो निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्लियामेंट की अनुमति। लेकिन एक और फंड है, यदि देश में कोई आकस्मिक आवश्यकता आ जाए, केदारनाथ की आपदा, चेन्नई की बाढ़ या कुछ भी अन्य आकस्मिक आवश्यकता, तो उसके लिए अगर पार्लियामेंट भी नहीं चल रही है तो आर्टिकल 267 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में यह व्यवस्था की गई है कि एक फंड होगा 500 करोड़ रुपए का, जो भारत के राष्ट्रपति के नाम होगा, और जिससे धन निकालने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होगी। अर्थात किसी भी इमरजेंसी नीड्स के लिए भारत का राष्ट्रपति देश में 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता प्रदान कर सकता है। ये आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए रखा गया फंड है। इसके संविधान में व्यवस्था की गई अनुच्छेद 268 के तहत। अर्थात देश में ये आय और व्यय चल रहे हैं,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के, राज्यों के, अकॉर्डिंग टू कंसोलिडेटेड फंड। इमरजेंसी नीड्स के लिए कंटिजेंसी फंड राष्ट्रपति के पास होता है, यानी राष्ट्रपति इससे धन की निकासी कर सकते हैं, उनकी अनुमति के द्वारा यह धन यहाँ से निकलते हैं, इनकी व्यवस्था में पहले कर दी जाती है। पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट के अंदर गवर्नमेंट प्ले द रोल एज ए बैंकर। इसमें भारत सरकार की भूमिका केवल एक बैंकर की होती है, अर्थात इससे धन निकालने या रखने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। और आर्टिकल 266(2) में यह व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 266(2) के तहत, आर्टिकल 266(2), जिसमें गवर्नमेंट के डाकखाने, गवर्नमेंट के बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, इन सब में धन निकालना हो, रखना हो तो हमें किसी की आवश्यकता नहीं है, अर्थात गवर्नमेंट इसमें एक बैंकर की भूमिका अदा करती है। इसका नाम है सार्वजनिक खाता। ये तो एक बेसिक जानकारी थी कि बजट के अंदर धन कैसे आता है और कैसे जाता है। तो इस फंड में सबसे मुख्य कौन है? संचित निधि, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और संपूर्ण बजट इसी के ऊपर भारित या वेटेज होता है, उसी के माध्यम से समस्त लेन देन इसमें होते हैं। चलते हैं आगे। बजट सुनाए ना दे तो ग्रुप में उपलब्ध हूँ, मेरे नंबर उपलब्ध है, आप कोई भी कॉल कर सकते हैं। वीडियो वहाँ फ्रीज कर दें, उस लाइन को मैं रिपीट कर दूँ, आपको बता दें। मेरे नंबर भी ओपन है, ग्रुप में भी ओपन रहूँगा। आशा करूँगा किसी वीडियो में कोई त्रुटि रह जाए तो उसे आने वाली वीडियो में हम दूर कर दें। सेकेंड टॉपिक है इसी में ही, स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ बजट, तो हम ये पहली बात कर चुके हैं कि संपूर्ण बजट भारित होता है, अर्थात संपूर्ण आय और व्यय बजट के संचित निधि के माध्यम से होते हैं। तो ये बात है अंडरस्टूड, अर्थात संचित निधि। तो संपूर्ण बजट और इसकी स्ट्रक्चर अर्थात आय और व्यय भारित हैं संचित निधि के, अर्थात अब हम बात करते हैं बजट की। और इसके अंतर्गत दो चीजें मुख्य हैं, आय और व्यय। बजट शब्द बना है फ्रांसीसी वर्ड बुजेट से, जिसका अर्थ है ए लेदर बैग, एक चमड़े का थैला। अर्थात फ्रांस में सबसे पहली बार उनके इनकम एक्सपेंडिचर को, एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर को एक चमड़े के थैले में रख के पेश किया गया, और तब से शब्द प्रचलन में आ गया, और ब्रिटेन ने इसे अपनी हर कॉलोनीज तक पहुंचा दिया, इसमें से भारत भी एक। और इसके दो भाग हैं, पहले में रिसीविंग्स अर्थात प्राप्तियां, दूसरे भाग में है एक्सपेंडिचर अर्थात व्यय। तो बजट के दो ही भाग हैं, ये सब आय और व्यय कहां से हो रहे हैं? संचित निधियों। तो प्राप्तियां दो रूप में होती हैं, रिसीविंग्स, एक राजस्व प्राप्तियां अर्थात रेवेन्यू रिसीविंग्स, और दूसरा पूंजीगत प्राप्तियां अर्थात कैपिटल रिसीविंग्स। रेवेन्यू रिसीविंग्स एंड कैपिटल रिसीविंग्स। जो राजस्व प्राप्तियां हैं, इनके बारे में हमें जाननी है दो चीजें। क्या इस शब्द का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? अर्थ वह विशेषता है, मीनिंग एंड स्पेशलिटीज।
मीनिंग एंड स्पेशलिटीज ऑफ रेवेन्यू रिसीविंग्स एंड देयर सोर्सेज, और इसके स्रोत क्या हैं, इसमें रिसीविंग्स या प्राप्तियां कहां कहां से आती हैं, यही दो चीजें हमें जाननी है इनके कि व्हाट इज द मीनिंग एंड स्पेशलिटीज, अर्थ व विशेषताएं और इनके स्रोत, सोर्सेज, मीनिंग एंड स्पेशलिटीज। तो पहले बात करते हैं, बहुत ज्यादा है तो थोड़ी असुविधा मुझे भी हो रही है, इस बात को आप समझते होंगे। अर्थ व विशेषताएं, मीनिंग एंड स्पेशलिटीज। तो राजस्व अंतर्गत हम किसी के राज में यहाँ व्यवस्थित रूप से अपना जीवन जी रहे हैं और सरल शब्दों में भारत का राजा है राष्ट्रपति, उसके राज में रहना है तो उसके द्वारा बनाई गई व्यवस्था, पास किए गए नियम कानूनों को हमें पालन करना होगा और उसी के तहत समस्त प्रकार के कर आदि हमें देने होंगे। और इसके स्रोतों को समझते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं विशेषताओं। तो स्रोत क्या है, इसमें दो स्रोत से पैसा आता है, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कर राजस्व और गैर कर राजस्व। यानी भारत सरकार या राज्य सरकारों को जो आय होती है, एक तो वाया टैक्स होती है, टैक्स के माध्यम से, और दूसरा नॉन टैक्स है, अर्थात बिना करों के भी सरकार को आय होती है। तो इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, दो, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, सेंटर कौन लगाती है, कौन लगाता है, स्टेट। इनडायरेक्ट टैक्स फिलहाल सभी समाप्त कर दिए गए कुछ को छोड़कर, जैसे लिकर को छोड़कर, जैसे पेट्रोलियम को छोड़कर, कुछ को छोड़कर सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिफॉर्म कर दिया गया है, जिसे हम जानते हैं जीएसटी के नाम से। ऐसा ही टैक्स रिफॉर्म होने जा रहा है आने वाले टाइम में डायरेक्ट टैक्स में, प्रत्यक्ष करों के अंदर। ये सब भी समाहित होने वाले हैं, जिसके लिए लाई जा रही है DTC, डायरेक्ट टैक्स कोड, प्रत्यक्ष कर संहिता, जो अभी प्रोसेसिंग में भी 2021-22 तक शायद यह प्रचलन में आ जाए। अभी वर्तमान में चल रही है क्या, डायरेक्ट टैक्सेस की। तो अब हम जानना चाहते हैं रेवेन्यू रिसीविंग्स क्या है। तो इसके स्रोत समझे, हमने पढ़ेंगे डीपली अच्छे से इनके बारे में। क्या कि सरकार को इनकम हो रही है, रिसीविंग प्राप्त कर रही है गवर्नमेंट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्सेस के रूप में और नॉन टैक्स रेवेन्यू के रूप में। तो सरकार को अगर हम पे कोई कर लगाती है और उसके बदले में हम उसे पैसा देते हैं, तो उसके देने में सरकार की संपत्ति में कोई हानि नहीं होती और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम सरकार को कर देंगे यदि सरकार पहले ऐसा हमारा कोई काम करेगी, हमारा घर बनाएगी, हमें कार दिलाएगी, हमें कुछ अन्य करेगी। ऐसी कोई लायबिलिटी, देनदारी सरकार की नहीं। ये व्यवस्था है देश की, हमें यहाँ रहना है तो इसके नियम कानून आदि को मानना पड़ेगा। अर्थात क्या, हम जो भी कर चुकाते हैं वो कर चुकाते हैं एक वर्ष का, वो चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई अन्य हो। अर्थात ये रेवेन्यू रिसीविंग्स का संबंध होता है उसी करंट ईयर से, जो वर्तमान फाइनेंशियल चल रहा हो। वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो भी आय प्राप्त होती है उसका एक भाग करों आदि से प्राप्त होता है और वो कर हम देते हैं कब, एक वर्ष के लिए। तो इस खाते का नाम है जिसमें रिसीविंग्स आती है, इसे कहते हैं क्या, करंट अकाउंट, अर्थात चालू खाता, जो करंट ईयर में चल रहा होता। अर्थात समस्त रेवेन्यू रिसीविंग्स जो टैक्स आदि के माध्यम से आ रही हैं या नॉन टैक्स आदि के माध्यम से भी आ रही हैं, ये सब किसमें आती हैं, करंट अकाउंट या चालू खाते के अंतर्गत।
जिसका संबंध एक फाइनेंशियल ईयर से होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, अर्थात इसकी प्रकृति अल्पकाल की है, ओनली 1 ईयर। ठीक, अब इसमें जो भी आय प्राप्त हो रही है, मीनिंग किसी के राज में रहना है तो हमें वो हर कर चुकाना पड़ेगा, वो हर व्यवस्था देनी पड़ेगी जो यहाँ टैक्स के रूप में निर्धारित कर दी गई, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। गरीब से गरीब आदमी भी अगर एक बिस्किट भी देगा तो उसने इनडायरेक्ट वे में टैक्स दे दिया। हम समझें क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो चाहे सरकार को आय होती हो टैक्स के माध्यम से या नॉन टैक्स के माध्यम से, ठीक, वो किस खाते में जाती है? करंट अकाउंट। और ये कहाँ जाती है? रेवेन्यू रिसीव्स। अगली विशेषता क्या है? सरकार को टैक्स या नॉन टैक्स के माध्यम से जो भी आय प्राप्त हुई उसके बदले में सरकार की परिसंपत्तियों में कोई कमी नहीं आती, अर्थात नो डिक्रीमेंट इन एसेट्स, कोई भी एसेट डिक्रीमेंट नहीं होता। अर्थात इस आय को प्राप्त करने के लिए सरकार अपनी कोई भी परिसंपत्ति ना बेच रही है, ना उसमें किसी प्रकार की कमी आ रही है। अर्थात रेवेन्यू रिसीविंग्स में टैक्स और नॉन टैक्स से जो भी आय आ रही है उसके कमाने में या उसे प्राप्त करने में सरकार की संपत्तियों में कोई हानि नहीं होती, और साथ ही सरकारी कोई देनदारी भी नहीं कि अंबानी भारत में अधिक टैक्स देगा तो उसका अधिक काम करना है, गरीब आदमी कम टैक्स देगा तो उसका कम काम करना है। अर्थात गवर्नमेंट हैज नो लायबिलिटी टू एनीबॉडी एल्स, अर्थात किसी के प्रति भी सरकारी कोई ऐसी देनदारी नहीं है कि किसी के मकान बनवाने हैं तब उससे टैक्स लेना है, किसी को गाड़ी देनी तब उसे टैक्स लेना है। अर्थात सरकार की देनदारियों में कोई वृद्धि नहीं होती है। नो इंक्रीमेंट इन गवर्नमेंट लायबिलिटीज। रेवेन्यू रिसीविंग्स में जो भी आय हमने प्राप्त की उसके बदले में सरकार की कोई परिसंपत्ति में कमी नहीं आई और देनदारी में कोई वृद्धि नहीं, यानी नो लायबिलिटी एंड नो एसेट डिक्रीमेंट एंड ऑल दीज इनकम्स कम्स इन करंट 1 अप्रैल 31 मार्च। तो पहली बात तो क्लियर कि क्या विशेषताएं हैं, जो भी आय होगी टैक्स या नॉन टैक्स से वो आए करंट अकाउंट में, एसेट कोई डिक्रीमेंट नहीं होगा इसे प्राप्त करने के लिए, और देनदारी में कोई वृद्धि नहीं है। अब बात करते हैं सोर्सेज। सोर्स दो प्रकार के हमने पहले ही बात की, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। जो टैक्स रेवेन्यू है वो दो प्रकार का है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो हमने भी बात की थी कि होने जा रहा है इंडिया में टैक्स रेवेन्यू, एक तो हो चुका है जीएसटी के रूप में और दूसरा होने वाला है डीटीसी, बड़ा करके लिख दूंगा को, अर्थात प्रत्यक्ष कर संहिता। अभी तक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स डायरेक्ट टैक्सेस में कोई बहुत बड़े रिफॉर्म नहीं कर पाए, जिससे टैक्स डिस्प्यूट, टैक्स कलेक्शन इन सब को दिक्कत में आ जा रहा है। इसी को दूर करने के लिए भारत सरकार इनमें रिफॉर्म करना चाहती है, इसका नाम होगा डीटीसी। लेकिन प्रेजेंट ये बात करते हैं हम डायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग कि डायरेक्ट टैक्स दो प्रकार के, सेंटर कौन से लेती है, स्टेट कौन से लेती है। तो पहले डेफिनेशन किधर हो जाए कि ऐसे कर जिनका बोझ किसी व्यक्ति पर पड़े और वही व्यक्ति उस कर के बोझ को अंतिम रूप से वहन करे, ऐसे करों को प्रत्यक्ष कर कहते हैं। When the burden of tax impact on one person and this person finally pay this tax, it's known as direct tax। अर्थात जिस पे बर्डन पड़े वही उसे बियर करे तो उन्हें कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे एग्जाम्पल से सेंटर लेती है डायरेक्ट टैक्स कौन कौन से, इनकम टैक्स 1961 से चला आ रहा है, जिसमें अब तक रिफॉर्म नहीं हो पाया और भारत सरकार इसे रिफॉर्म करना चाहती है ताकि टैक्स कलेक्शन, टैक्स इन्वेजन, कर का संग्रह बढ़े और कर चोरी कम से कम। तो इनकम टैक्स जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स,
अर्थात कोई भी शेयर बाजार में किसी भी प्रकार के शेयर्स को बेचेगा या खरीदेगा तो उस पर टैक्स इंप्लीमेंट होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स अर्थात पूंजी वृद्धि कर। अगर आपने किसी पूंजी के ऊपर एफडी या किसी अन्य के ऊपर कुछ ब्याज कमाया है तो सरकार वहां भी आपसे कर लेगी और उस कर का नाम है CGT, कैपिटल गेन टैक्स। अगर कोई कैपिटल आप गेन करते हैं तो उसमें सरकार आपसे कर लेगी। जैसे गिफ्ट टैक्स, 50,000 रुपये तक का गिफ्ट देश में फ्री, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है क्योंकि सामान्य आदमी इधर तक के गिफ्ट देते हैं। और अगर कोई गाड़ी दे दे 6 करोड़ की फरारी, जैसे केस क्या माइकल शुमाकर जो फिलहाल कोमा में है, उन्होंने 6 करोड़ की फरारी गिफ्ट कर दी तेंदुलकर को, तो वो टैक्सेबल है। आपको उसके ऊपर सारे कस्टम ड्यूटीज और अन्य टैक्स चुकाने पड़ेंगे, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट। अर्थात एक सीमा से अधिक के गिफ्ट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इससे बेनिफिट ये है कि कोई व्यक्ति अगर कहीं जाता है या कुछ लेके जाता है, चाहे वो विदेश से भारत में आ रहा हो, और वो अपने उस चीज़ को, कि मैंने सुना पहले दुबई से आते हुए कितना 1 किलो, तो 1 किलो टैक्सेबल है, यानी आपको वो टैक्स चुकाना पड़ेगा। वो कुछ जगह डायरेक्ट भी होगा और कुछ क्या होगा इनडायरेक्ट, यानी हर चीज़ को आप गिफ्ट के रूप में डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो टैक्सेबल हो। आपके घर में रखी हुई संपत्ति हो, सोना हो या कुछ भी अन्य, ठीक। तो उपहार ऐसे कुछ कर कहाँ है जो लेती है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम समझ रहे थे क्या होते हैं डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। 2 बातें इंक्लूड होती हैं, टैक्स इम्पैक्ट और टैक्स इंसिडेंस। हिंदी में कराघात और करापात, टैक्स इम्पैक्ट एंड, यानी जिस व्यक्ति पे कर का बोझ पड़े तो टैक्स इम्पैक्ट, इम्पैक्ट किस पे हो, और यदि वही व्यक्ति उस कर के बोझ को अंतिम रूप से मॉनेटरी पे करे तो ये क्या है, यानी जिस पे जो इम्पैक्ट पड़ा, द बर्डन, किसके ऊपर टैक्स का बोझ पड़ता है, इसका अर्थ है टैक्स इम्पैक्ट करापात। और करापात कौन उसे मौद्रिक रूप से वहन करता है, यानी मॉनेटरी बियर, मॉनेटरी रूप से कौन उसे बियर करता है। ये 2 चीजें हैं जिनके ऊपर टैक्स डिपेंड होता है। यदि किसी व्यक्ति पे कर का बोझ पड़े, टैक्स इम्पैक्ट, और वही व्यक्ति उस कर को अंतिम रूप से वहन करे तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। सेंटर के हमने नाम पढ़े, इनकम टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, प्रतिभूति विनिमय कर, कैपिटल गेन टैक्स, पूंजी वृद्धि कर, और गिफ्ट टैक्स एटसेट्रा। ऐसे ही राज्य सरकार भी अपने डायरेक्ट टैक्स अभी वसूल रही है। जब रिफॉर्म हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर होगी, नाम क्या होगा उसका, डायरेक्ट टैक्स हो, जिसमें सेंट्रल व स्टेट के सभी कर इकट्ठे हो जाएंगे, अभी तक नहीं होगा। अब स्टेट लैंड रेवेन्यू टैक्स, यानी पटवारी या अमीन हमारे यहाँ आते हैं और अलग अलग फसल की लगान हमसे लेके जाते हैं, ठीक, तो उसे कहते हैं भू राजस्व कर, लैंड रेवेन्यू टैक्स। दूसरा, ऐसे कुछ अन्य कर जिन्हें लेते कौन, स्टेट गवर्नमेंट, एस्टेट ड्यूटी, यानी संपत्ति कर, अर्थात हमारी संपत्ति पर लगने वाला कर, संपत्ति हमारी तो कर हम चुकाएंगे, ठीक, जमीन हमारी तो कर हम चुकाएंगे, अर्थात इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑन सेम पर्सन। इसी प्रकार से टैक्स ऑन होटल रिसीविंग्स, किसान के लिए कमाने वाली है उसकी जमीन और होटल वाले के लिए कमाने वाला है उसका होटल, तो दोनों टैक्सेबल है। होटल प्राप्तियों पर कर, यानी टैक्स ऑन होटल रिसीविंग्स, टैक्स ऑन होटल रिसीविंग्स, ये सभी प्रत्यक्ष। स्टाम्प ड्यूटी, जब भी हम संपत्ति को खरीदते बेचते हैं उस पर लगती है स्टाम्प ड्यूटी।
तो प्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं और कौन लेती है सेंटर, कौन लेता है स्टेट। बेसिक नॉलेज यूपीएससी के बारे में नहीं पूछेगा, लेकिन ये छोटे एग्जाम्स हैं, पीसीएस का एग्जाम्स होगा, एसएससी का एग्जाम्स हो गया, आरबीआई ग्रेड बी उसमें इकोनॉमी आती है पूर्णतः, बैंक के एग्जाम्स हैं, उनके इंटरव्यूज हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, यूपीएससी पूछे कंसेप्चुअल पॉलिसीज कहाँ पढ़ेंगे, फिस्कल पॉलिसीज, जहाँ बजट के जो इम्पैक्ट है कंट्री के ऊपर वो क्या क्या होने वाले हैं और गवर्नमेंट की उसको लेकर पॉलिसीज क्या है। तो अब इनडायरेक्ट टैक्सेस हमने पढ़ा कि टैक्स को लेकर दो ही बातें हैं, टैक्स इम्पैक्ट अर्थात जिस पे कर का बोझ पड़े, द बर्डन ऑफ टैक्स, और सेकंड टैक्स इंसिडेंट्स जो उसे वहन। मान लिया आप और हम खाना खाने किसी होटल में चले गए, तो अब तक व्यवस्था क्या है कि हमारे ऊपर कोई कर नहीं है कि व्यक्ति जहाँ जाए टैक्स देने से, टैक्स उस पे है जो खाने को बेच रहा है, जिसने उसे कमर्शियल वस्तु बना दिया है, जिसे बेच के वो आय प्राप्त कर रहा है। तो जैसे कोई पर्सन खाना खाने गया तो होटल वाले ने खाने का बिल प्लस वर्तमान में क्या जोड़ दिया, जीएसटी, यानी आप जो खाना खाओगे आपको ये बिल चुकाना पड़ेगा। हम कार लेने गए तो हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं है, टैक्स किस पे है, जिसने उसे मैन्युफैक्चर करके बेचने का प्रयास किया है और कर रहा है, तो टैक्स कार पे है। तो वो बता रहा है शोरूम प्राइस ये है और ऑन रोड प्राइस ये है, अर्थात इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, रोड टैक्स एटसेट्रा ऑल। तो यदि बर्डन तो किसी और पे है, बर्डन तो है जो खाना बेच रहा है, बर्डन तो है जो कार बेच रहा है, लेकिन उसने अपना बर्डन किसी और पे ट्रांसफर कर दिया। किस पे, कंज्यूमर्स पे, अपने ग्राहक पे। कोई गरीब से गरीब आदमी बिस्कुट नमकीन टॉफी लेने गया तो हमारे ऊपर कर नहीं है, उस गरीब आदमी पे कर नहीं है, कर उस वस्तु के ऊपर है जिसका बोझ उसने कहाँ डाल दिया, अपने ग्राहक के ऊपर। तो ऐसे सभी का ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस इन विच टैक्स इम्पैक्ट ऑन वन पर्सन एंड दिस ट्रांसफर टू एनीबडी एल्स स्पेशली ऑन कंज्यूमर्स इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स। यानी आपने टैक्स तो दिया लेकिन इनडायरेक्ट वे में, तो इसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर, अर्थात कराघात किसी और पे और कराघात किसी और, अर्थात यह सभी कर जो हम चुका रहे हैं खाने पे, अलग अलग एंटिटी के ऊपर, बहुत वस्तुओं पे, आज उन सब में रिफॉर्म हो चुका है। पहले सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, 17 प्रकार के ऐसे कर समाप्त कर दिए गए हैं, सेंटर के भी और स्टेट के भी, और उनके स्थान पे रिफॉर्म होने के बाद आ चुकी है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमें अलग से टॉपिक पढ़ना है टैक्स रिफॉर्म एंड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो उसमें हम पढ़ेंगे जीएसटी। यहाँ से नाम लेके चलते हैं कि आज भारत में गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो 3 लेवल की है वो लगाई जा रही है। एक सेंट्रल जीएसटी चल रही है, एक स्टेट जीएसटी चल रही है, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, और इंटीग्रेटेड जीएसटी, समन्वित जीएसटी या एकीकृत जीएसटी। तो 3 तरह की जीएसटी चल रही है, जिसमें 5, 8, 12, 28 4 प्रकार के स्लैब बनाए गए हैं टैक्स, अर्थात जीएसटी 4 प्रकार से लग रही है, 5%, 8%, और गुड्स की एक लिस्ट है जिसे जीएसटी काउंसिल लगातार रिव्यू करती है। उत्पादों पे कब टैक्स बढ़ाना है, कब घटाना है, जीएसटी काउंसिल ये काम करती है। पढ़ेंगे अलग से जीएसटी के बारे में। तो राज्य को भी और केंद्र को भी आय प्राप्त हो रही है किससे, जीएसटी से। और हाल ही के वर्षों में चूंकि जीएसटी अभी इंप्लीमेंटेशन के दौर से गुजर रही है और मात्र 2-3 वर्ष हुए हैं, तो जो भी टैक्स में हानि हो रही है, किसी प्रकार का भी टैक्स रेवेन्यू लॉस हो रहा है, उसे फुलफिल कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट। बात करेंगे भविष्य में आगे, अर्थात रेवेन्यू रिसीविंग्स के अंदर जो भी पेमेंट आ रही है करंट अकाउंट में है, इन्हें प्राप्त करने में किसी प्रकार का ऐसे लॉस नहीं हो रहा है, परिसंपत्ति में कोई कमी नहीं आ रही है और देनदारी में कोई वृद्धि नहीं हो रही। ये आ रही है वाया टैक्स रेवेन्यू। टैक्स डायरेक्ट टैक्स के रूप में भी आते हैं और इनडायरेक्ट के रूप में भी आते हैं, ये बात हम कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू अर्थात बिना टैक्स के भी सरकार को कैसे आय प्राप्त होती है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसा,
दो प्रकार का सेंट्रल स्टेट। नॉन टैक्स रेवेन्यू, बिना कर के प्राप्त होने वाला राजस्व। तो ये दो प्रकार का है सेंट्रल स्टेट, अर्थात क्या बिना कर के भी आय होती हैं सेंटर को कैसे और स्टेट को कैसे। क्या बहुत सारी कंपनियां भारत सरकार की हैं जो उसके लिए आय प्राप्त कर रही हैं। तो हमने बात की थी कि पूरी रेवेन्यू रिसीविंग्स में जो भी इनकम होती है वो करंट फिस्कल ईयर की होती है, वर्तमान वित्तीय वर्ष की। तो जितनी भी कंपनी चल रही है सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल पीएसयू, सार्वजनिक उद्यम जितने बैंक हैं, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, ढेरों कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें महारत्न कंपनीज भी हैं, नवरत्न भी हैं और मिनीरत्न भी हैं, जिनसे लगभग 1.25 लाख करोड़ की आय भारत सरकार को प्रतिवर्ष होती है। अर्थात इनसे होने वाली आय बिना टैक्स के नेट प्रॉफिट है भारत सरकार। क्यों? इन सब के समस्त व्यय, समस्त खर्चे भारत सरकार वहन करती है, वेतन, भत्ते, सुविधाएं, अन्य। तो इनसे होने वाली आय बिना टैक्स की कहाँ होती है? सेंटर के पास। दूसरा, जितने पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, पोस्ट ऑफिस है, इनसे प्राप्त होने वाले लाभांश, डिविडेंड। दूसरा, भारत सरकार विभिन्न प्रकार के लगाती है। भारत सरकार गवर्नमेंट पेनल्टीज, जुर्माना लगाती है, जिनसे आय प्राप्त होती है। एम्बेसी से प्राप्त होने वाली इनकम, एम्बेसी इनकम, दूतावास से भी हमें आय प्राप्त होती है। तो दूतावास समस्त खर्चा कौन कर रही है? भारत सरकार। उसकी आय में कहाँ है? एक वर्ष में जो भी उसने कमाया वो भारत सरकार को दिया, एम्बेसी आदि से होने वाली इनकम। इसके अलावा आरबीआई के पास बहुत बड़ा डिपॉजिट है, जिसे रोल करके, जिसे मार्केट में दे के वो ब्याज प्राप्त करती है राज्यों से, सेंटर से, एटसेट्रा। तो आरबीआई का जो भी बेनिफिट होता है या डिविडेंड होता है वो किसके पास है? भारत सरकार के, बिना टैक्स के। इसके अलावा रेलवेज, हालांकि कुछ चीजें ऑलरेडी मेंशन हो चुकी हैं पीएसयूज के अंदर, लेकिन ब्रीफली अलग से बताने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, गवर्नमेंट पेनल्टीज, एम्बेसी इनकम्स, आरबीआई, रेलवे प्रॉफिट्स। भारत सरकार को मिलती हैं ग्रांट्स विदेशों से अलग अलग रूप में। जैसे अभी कोरोना के लिए अमेरिका ने 2 बार भारत को ग्रांट दी है, $25 मिलियन और दूसरी बार में भी $20 मिलियन के आसपास। अर्थात भारत सरकार को विदेशों से मिलते हैं अनुदान। तो वो आय कैसी हो गई? बिना करों के होने वाली आय सरकार को। इसके अलावा करेंसी प्रिंटिंग यानी नोट व सिक्के छापने और बांटने से होने वाली आय। तो ये सब आय किसकी है? भारत सरकार की, जो बिना टैक्स के होती है और आती है एक फाइनेंशियल ईयर में, एक वित्तीय वर्ष में, जो कहाँ? करंट अकाउंट के। ऐसी आय कौन प्राप्त कर रहा है? स्टेट, उससे भी बिना टैक्स की इनकम होती है। स्टेट पीएसयू से राज्य कंपनियां भी काम कर रही है। जैसे हमारे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे कौन सी कंपनी काम कर रही है? यूजेवीएल, उत्तराखंड जल विद्युत निगम। वैसे ढेरों कंपनियां काम कर रही हैं जो अलग अलग फील्ड में है और सरकार को आय दे रही है। कौन? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। सर्विसेज, स्वास्थ्य सेवाएं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हों, बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हों, इनसे होने वाले किसकी हैं? स्टेट गवर्नमेंट की। हेल्थ सर्विसेज, नेचुरल रिसोर्स, अर्थात जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे वन है, जैसे माइनिंग है, उनसे होने वाले आय किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो ये आय जैसे सेंटर प्राप्त कर रही है अपने सोर्सेज से, ऐसी कौन प्राप्त कर रही है? स्टेट। तो हमने पहला पॉइंट पूरा किया, रेवेन्यू रिसीविंग्स, अर्थ और विशेषताएं और स्रोत।
टैक्स और नॉन टैक्स अब बढ़ते हैं आगे। हमने पहला भाग पूरा किया, रेवेन्यू रिसीविंग्स क्या होती हैं। अब कैपिटल रिसीविंग्स, इसमें दो बातें पढ़ने वाले हैं, अर्थ और विशेषताएं और सोर्सेज। क्या सोर्सेज? तो सोर्सेज क्लियर है, सेंटर के और स्टेट के। सेंटर के सोर्स क्या है, स्टेट के सोर्स क्या है, और मीनिंग और स्पेशलिटीज। जैसा नाम से स्पष्ट है कि पूंजीगत, तो यहाँ प्योरली बात हो रही है पूंजी। यहाँ बात हो रही थी किसी के राज में रहना है, हमें कुछ अंश चुकाना है, रेवेन्यू, राजस्व। और यहाँ बात है पूंजी, कैपिटल, अर्थात किस रूप में स्टेट और सेंटर्स को डायरेक्ट कैपिटल अवेलेबल हो रहा है। अर्थात जैसे अगर हमने या भारत सरकार या राज्य सरकार ने कोई भी कर्ज लिया तो ये आवश्यक नहीं कि वो कर्ज हमें इसी एक वर्ष में चुकाना है। जैसे दिल्ली मेट्रो बनाई गई जापान से कर्ज लेके, तो वो कर्ज हमने 10 से 20-30 साल में चुकाया। अभी भारत सरकार बनाने जा रही है बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच, तो उसके लिए जो हमने 1 लाख करोड़ से अधिक का कर्ज लिया है जापान से, उसे हम अगले 40 से 50 वर्ष में चुकाने जा रहे हैं। अर्थात कैपिटल रिसीविंग्स में जो भी इनकम्स आने वाली हैं, जो भी रिसीविंग्स आने वाली हैं, उनकी नेचर या टेंडेंसी लॉन्ग टर्म, और इस खाते का नाम है पूंजी खाता, नाम से स्पष्ट, यानी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। और इसकी टेंडेंसी रेवेन्यू कैपिटल, रेवेन्यू रिसीविंग्स की शॉर्ट टर्म ओनली फॉर 1 ईयर, और पूंजी खाते की लॉन्ग टर्म। इसमें आ रही डायरेक्ट मनी, वो हम देश के अंदर से या देश के बाहर से पढ़ने वाले सोर्सेज के। अब अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कहीं से भी कर्ज लेती है, जैसे भारत सरकार ने अभी मई 2020 में कोरोना के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, तो इस 20 लाख करोड़ के लिए भारत सरकार को एक बड़ी रकम कर्ज पे लेनी पड़ी होगी, अपने सोर्सेज और टैक्स आदि से अलग भी। तो जो हमने आज लिया है, चाहे देश के अंदर से लिया हो चाहे देश के बाहर से लिया हो, उसे हमें चुकाना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास 100 रुपये थे, जिसमें से एक बड़ा भाग लगभग परजेंटली 60 रुपये परजेंटली भारत सरकार के पास कर्ज के, तो इसका ब्याज भी, इंटरेस्ट भी हमें चुकाना पड़ेगा। अर्थात जो हमारी संपत्ति थी, अगर हम पे कर्ज है तो उसमें कमी आएगी। तो यहाँ सरकार की संपत्तियों में कमी आती है, डिक्रीमेंट इन गवर्नमेंट एसेट्स, डिक्रीमेंट इन गवर्नमेंट एसेट्स। क्यों? ये कर्ज का मूलधन का ब्याज हमें चुकाना पड़ेगा अगर हमें अपनी साख बना रखनी है तो, ठीक। जिसे गवर्नमेंट लगातार चुका रही है, अपने बजट के अंदर दिखा रही है, दिखा रही है हमने कितना पैसा चुका दिया किसे किसे। तो परिसंपत्तियों में कमी आती है, और जब कर्ज लिया हुआ है तो हमारे ऊपर देनदारी भी है, अर्थात देनदारियों में वृद्धि होती है। इंक्रीमेंट इन लायबिलिटीज, तो 3 विशेष बातें हैं। पहला, कैपिटल रिसीविंग्स जिस अकाउंट में आती है उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, ये प्योरली मनी की बात हो रही है। और इस पैसे को प्राप्त करके हमें चुकाना भी है, तो संपत्तियों में तो कमी आने वाली है, परिसंपत्तियां कम होती हैं और देनदारियों में वृद्धि होती है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीमेंट होती रहेगी। अर्थात हर सरकार चाहती है अपना कर्ज मैनेज करे ताकि उसके ऊपर लायबिलिटीज कम से कम और उसकी संपत्तियों में कम से कम हानि हो। लेकिन मजबूरी है, हमें देश चलाना है तो बहुत सारे कर्ज भी लेने पड़ेंगे अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सरकार कोई व्यापारिक संस्था नहीं है। गवर्नमेंट इज कम्युनिटी फॉर वेलफेयर स्टेट, अर्थात सरकार एक कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है, उसके लिए कर्ज लेना पड़े कुछ भी करना पड़े। जैसे हमारे माँ बाप हमारे ऊपर खर्च करें, भले कर्ज ले करें, तब भी कोई बुराई नहीं है, ठीक। तो स्रोत, सोर्सेज, अब स्रोत सेंटर के लिए क्या है और इसके लिए क्या है। अब पूंजीगत प्राप्ति का स्रोत क्या है, सेंटर के पास और स्टेट के पास। तो सेंटर के पास ऑप्शन है वो देश के अंदर से कर्ज ले ले, देश के बाहर से कर्ज ले ले।
अर्थात सेंट्रल देश के अंदर से कर्ज लेगा, उसके लिए आरबीआई व्यवस्था करेगी, या वो जनता है सीधे कर्ज दे वाया आरबीआई, या विदेश से कर्ज दे। इन दोनों व्यवस्थाओं के तहत जो भी कर्ज लेगा उसे चुकाना है। तो कौन कौन सी इनकम्स यहाँ होती हैं सेंटर के पास प्योर मनी की फॉर्म में? एक, सेंटर ने बहुत से कर्ज बांट रखे हैं लंबे समय से राज्यों को, तो उनका ब्याज और मूलधन आने वाला है कहाँ? अर्थात इंटरेस्ट फ्रॉम स्टेट्स, राज्यों से प्राप्त होने वाला ब्याज भुगतान आदि। जो मूलधन व ब्याज है जो राज्यों से मिलने वाला है वो क्या है? कैपिटल रिसीव सेंटर की। सेकेंड, भारत सरकार अपनी कंपनियों में से अपना हिस्सा कम कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, तो उससे होने वाली आय कहाँ है? डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। अगर कंपनी किसकी है? भारत सरकार। जैसे इस साल 1,05,000 करोड़ का टारगेट रखा गया है डिसइन्वेस्टमेंट की, कि सरकार 1,05,000 करोड़ रुपये कलेक्ट करेगी वह डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन ये होना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इकोनॉमी फिलहाल बहुत बुरी हालत में चल रही है और शेयर बाजार से लेकर हर चीज में बड़ी गिरावट है। तो इनकम फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय, राज्यों से प्राप्त होने वाले कर्ज और ब्याज जो राज्यों को बांट रखे हैं सेंटर में। सेकंड, विनिवेश से प्राप्त होने वाली आय। थर्ड, पूंजीगत प्राप्तियां, सेंटर और स्टेट, केंद्र व राज्य। तो केंद्र के पास राज्यों से ऋण वसूली, जो कर्ज बांट रखा है वो राज्यों से लेगा। दूसरा, विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, ये तो डेट रिकवरी, ये डिसइन्वेस्टमेंट से होने वाली इनकम। अगला, मार्केट बोरोइंग्स, बाजार उधारी। अगर सरकार को जरूरत हो तो वो बाजार से उधार ले सकती है, उसके लिए यह काम करती है आरबीआई, बाजार उधार। अगला, पेंशन फंड, बहुत बड़ी मात्रा में पेंशन लगातार जनता को देने के लिए भारत सरकार जो पुराने कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह से काटती है, बाद में उन्हें पे करती है, तो वो इनकम भी गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है। ऐसी प्रकार से LIC एटसेट्रा, जीवन बीमा आदि की जो निजी सरकार के पास उपलब्ध है। और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अर्थात किसान विकास पत्र आदि जो भारत सरकार ने जनता के अंदर सेविंग इंक्रीज करने के लिए, बजट को बढ़ाने के लिए जारी कर रखे हैं वाया पोस्ट ऑफिस एटसेट्रा, वाया बैंक एटसेट्रा, ताकि जनता की रकम हमारे पास आए, सेविंग्स बढ़े, उनका इस्तेमाल हम देश के विकास आदि के लिए करें। तो ये क्या है? सीधी कैपिटल सेविंग्स सेंटर ऑफ इंडिया के पास, भारत सरकार के पास। ये राज्यों से प्राप्त होने वाली वसूली, विनिवेश, बाजार उधारी, पेंशन प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधियां, LIC और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी राष्ट्रीय बचत पत्र। इसी प्रकार से राज्य को भी आय होती है। तो सेंटर के पास तो दो ऑप्शन थे, एक देश के अंदर से और दूसरा इसी में शामिल है विदेश से। और विदेश से क्या प्राप्त हो रही है? दो चीज। क्या? या तो हम ले रहे हैं ऋण, जापान से ऋण ले रहे हैं, ऐसे ढेरों कंट्रियां हैं जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं जहां से हम ऋण लेते हैं अर्थात। और सेकंड हमें मिल रहे ग्रांट, अनुदान, अर्थात डायरेक्टली हमें क्या करते हैं? असिस्ट, प्योर मनी देते हैं जिसमें कुछ नहीं पता करना हमें वापस।
अनुदान ग्रांट में वापस कुछ नहीं करना है और ऋण हमें चुकाने पड़ेंगे। अर्थात ये ऋण हम कैसे लेते हैं, या तो कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन। कंट्री कोई भी अमेरिका हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, एटसेट्रा, और संगठन वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, IMF से ले रहे हैं, एटसेट्रा। अर्थात सेंटर के पास दो ऑप्शन है कि वो देश से कर्ज ले या विदेश से कर्ज ले। तो देश से पैसा कहां कहां से मिलता है सरकार को, डायरेक्ट मनी, राज्यों से होने वाला ऋण, विनिवेश, बाजार उधारी, पेंशन फंड, LIC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, और विदेश से ग्रांट भी और डेट, देशों से भी और संगठनों से। इसी प्रकार से राज्य भी कैसे, राज्य के मामले में वह केवल देश के अंदर से ही कर्ज ले सकता है, राज्य विदेश से कर्ज नहीं ले सकता। अगर लेना होगा तो उसके लिए अरेंजमेंट करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंसोलिडेटेड फंड, अपनी संचित निधि गारंटी के ऊपर। अर्थात राज्य केवल देश के अंदर से कर्ज ले सकता है संविधान के अनुच्छेद 293 के आर्टिकल 293 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात राज्य का स्रोत क्या क्या है, जैसे या कर, यानी अगर राज्य सरकार चाहे तो भारत सरकार से कर सकती है कर्ज या उधार। सेकंड, RBI आदि से मिलने वाला उधार। बैंक डेट, तो RBI से ले, बैंक से ले, भारत सरकार से ले, देश के अंदर जहां से उसे वो फंड कलेक्ट हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वहां से अपने फंड कलेक्ट करती है। लेकिन चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, अगर कर्ज लिया चुकाना पड़ेगा, उसके बदले में संपत्तियों में कमी आए और देनदारियों में वृद्धि होगी, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी और एसेट डिक्रीज होंगे। ये टेंडेंसी है कैपिटल अकाउंट की। ठीक, अब चलते हैं आगे। एक भाग पूरा किया, बजट के अंदर रिसीविंग्स या इनकम कैसे आती है, आय कहां से होती है। अर्थात आय होती है रेवेन्यू और कैपिटल के रूप, दोनों की मीनिंग, स्पेशलिटीज एंड सोर्सेज हमने पढ़ी। अब चलते हैं एक्सपेंडिचर, अर्थात सरकार कैसे व्यय करती है। अब बजट का दूसरा भाग है एक्सपेंडिचर। जिस प्रकार से आय हुई थी उसी प्रकार से व्यय होता है। राजस्व और पूंजीगत, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अब तक तो देश में ऐसी व्यवस्था थी 2017-18 से पहले कि जो भी हमने रेवेन्यू कलेक्शन किया, अर्थात इस देश से हमने कोई आय प्राप्त की, अब उसे खर्च करना है। जो तुमसे लिया है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में, या बिन टैक्सों के जो आय हुई है सेंट्रल स्टेट को, अब वो वेलफेयर के लिए खर्च करनी है, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए खर्च करनी है। तो उसे दो भाग में बांटते थे, जिसे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर अर्थात गैर योजनागत या गैर विकासात्मक। प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। गैर विकासात्मक व्यय के रूप में बांटते थे। लेकिन 2017-18 के बजट में कई चेंज किए गए, जिनमें से
बजट के अंदर क्या चेंज हुए हैं। एक चेंज तो ये हुआ है कि ये दोनों को एक कर दिया गया है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2017-18 से इन दोनों को इकट्ठा लिखा जाता है, लेकिन हम जान लें दोनों ठीक है। अर्थात जो भी रेवेन्यू गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है अब उसे हमारे ऊपर खर्च करना है, सड़कों पर, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, हॉस्पिटल्स, रोड्स एटसेट्रा, डेवलपमेंट एक्टिविटीज, IIT, IIM। तो देश की ऐसा वे जो हमारे विकास में काम आए और एक बार करने के बाद लंबा इफेक्ट पैदा करे डेवलपमेंट का, तो उसे कहते हैं योजनागत। तो जितने भी वेलफेयर स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, वो सब कहाँ शामिल होती हैं? योजनागत, अर्थात जिससे देश के विकास में लाभ होता है। दूसरा गैर विकासात्मक वे, इसमें शामिल है क्या? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, अर्थात हम खर्च कर रहे हैं राफेल विमानों पे, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे, और ये रकम बहुत बड़ी, 36 राफेल विमान 60,000 करोड़ की, S-400 4,000 करोड़ की, अर्थात हम 3-3.25 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, अर्थात लगभग 10% से कुछ ज्यादा। अर्थात इससे विकास में कोई योगदान बड़े स्तर पे नहीं होगा जब तक वो टेक्नोलॉजी हमारी हो और उससे हम भविष्य में किसी और को ना बेच सकते। अर्थात रक्षा वे, डिफेंस एक्सपेंडिचर, गोला बारूद के ऊपर होने वाला वे क्या है? गैर विकासात्मक, इससे विकास नहीं होना। गैर योजनागत, बच्चे भूखे हैं, किसानों को दिक्कत है, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इन्वेस्टमेंट पहले वहाँ, लेकिन ये भी नीड से देश की जरूरी, पाकिस्तान, चाइना आदि के कारण डिफेंस एक्सपेंडिचर। दूसरा, इस देश में कानून का राज रहे, द रूल ऑफ लॉ, तो उसके लिए यहाँ मेंटेन किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी सेवा कर रहा है, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, अर्थात डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होने वाला खर्चा। और थर्ड, तीसरी चीज क्या है कि यहाँ पर भारत सरकार बहुत से गरीब लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लेके आ रही है। उन्होंने क्या कर रही है? सब्सिडाइज गैस सिलेंडरों पे दे रही है और राशन कार्डों पे दे रही है। तो भारत सरकार की एक बड़ी रकम कहाँ जा रही है? सब्सिडी, ऐसी आवश्यक सेवाएं जो आपकी पहुंच में होनी चाहिए थी लेकिन आप उन्हें वहन नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत सरकार आपका वह बोझ अपने आप उठा रही है और उसे क्या कर रही है? सब्सिडाइज, अर्थात आपको अलग अलग प्रकार की छूट व सहायताएं दे रही है। गैस सिलेंडरों पे, खाद के ऊपर, फूड आर्टिकल्स के ऊपर 3-4 सब्सिडी बहुत बड़ी हैं और लगभग भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी दे रही है अलग, जिसमें फूड आर्टिकल्स के ऊपर पेट्रोलियम सब्सिडी इंक्लूडिंग गैस, फार्मर सब्सिडी फॉर फर्टिलाइजर्स, इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर फार्मर्स एटसेट्रा। तो ये सब्सिडीज आर मोर देन 2.5 लाख करोड़ रुपीज। तो ये बोझ अगर आप वहन करें, सरकार का खर्च बच जाए, लेकिन नैतिक रूप से मोरली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है हर पर्सन के लिए, ताकि अगर वो बोझ ना उठा पाए तो उसका बोझ हम उठा पाए। ठीक, रक्षा वे, प्रशासनिक वे और थर्ड सब्सिडी। चौथा, अगर इस देश में तुरंत ही आपदा आ जाए, डिजास्टर आ जाए, किसी प्रकार का भी अर्थक्वेक हो, केदारनाथ आपदा हो एटसेट्रा, तो भारत सरकार उसके लिए भी बड़ी मात्रा में पैसा देती है, जैसे कोरोना के लिए अर्थात अलग से कोरोना फंड, PM केयर फंड एटसेट्रा। लगातार देश में अलग अलग PPE किट, सर्जिकल इक्विपमेंट आदि के लिए पैसा दे रहे हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रांट्स जो भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट लगातार दे रही है, ये सब खर्चे कहाँ? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। तो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च होता है कहाँ? प्लांट वेलफेयर स्कीम्स पे, कहाँ? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एक्सेट्रा पे। और नॉन प्लांट डिफेंस पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे, सब्सिडी पे और ग्रांट। अब वर्तमान में दोनों को एक कर दिया गया है 2017-18 के बजट से। इसी में एक चेंज क्या हुआ था कि जो रेलवे बजट था उससे भी क्या 3 बड़े चेंज थे 2017-18 में। क्या? नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर कंबाइंड, दोनों को मिला दिया गया। दूसरा, रेल बजट मर्ज इनटू यूनियन बजट, अर्थात रेल बजट को जो 1924 से अलग दिखाया जा रहा था, एक सेपरेट बजट था, उसे 17-18 में आम बजट के अंदर मर्ज कर दिया। रेल बजट मर्ज इनटू यूनियन बजट, जो देश का आम बजट। और तीसरा चीज था कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, अर्थात 28 या 29 फरवरी को आया करता था बजट, जिसे चेंज कर दिया गया। और क्या अब आता है 1 फैक्ट, यानी फरवरी के पहले, ताकि बजट को इम्प्लीमेंट करने में, पार्लियामेंट से पास करने में जो टाइम हो रहा है वो 1 अप्रैल से पहले पूरा हो जाए और अप्रैल के बाद से धन निकासी में देरी ना हो और देश के विकास में बाधा ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब कैपिटल, बिल्कुल छोटी और सिंपल सी बात है। जैसे कैपिटल हमने रिसीव किया था, जैसे कैपिटल रिसीव किया, इसी प्रकार से कैपिटल को हम क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर पे खर्च करेंगे। जहां जहां से कर्जे ले रखे हैं सेंटर अपने कर चुकाएगी, देश के अंदर से हो चाहे देश के बाहर से हो, और राज्य अपने कर चुकाएगा। अर्थात सेंटर और स्टेट दोनों अपने कर्ज, अपनी देनदारियां, अपनी लायबिलिटीज को पूरा करेगी। ठीक, इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जैसे पेंशन देगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, पीएसयू में इन्वेस्टमेंट करे, पेंशन दे, अपने जितने ऋण या कर्ज लिए हुए उन्हें चुकाए देश के अंदर या बाहर, तो वो सब खर्च कहाँ है? पूंजीगत व्यय में। तो हमने एक पार्ट और पूरा हम पढ़ चुके हैं। बजट के निर्धारित होता है संचित निधियां, भारत के अलग निधियां, ट्रांसफरेशन फंड्स, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। उसके बाद हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ बजट, इनकम और एक्सपेंडिचर, और इनके अंदर क्या क्या आता है। अब पढ़ते हैं अगला, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट, ये वीडियो अलग अलग पार्ट में होगी और इसके सभी डाउट्स ग्रुप में उपलब्ध होंगे, जो भी किसी को डाउट आता है। अब अगला सेक्शन है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट अर्थात बजट घाटे। बजट घाटे तो हमने इससे पहले बजट के अंदर 2 बातें पढ़ी, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय। तो जैसे आय और व्यय 2 रूप में थी, आय और व्यय 2 रूप में थी। क्या? रेवेन्यू रिसीविंग्स, कैपिटल रिसीविंग्स, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। इसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, राजस्व
राजस्व व्यय और पूंजीगत। तो रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा क्या होता है? The deficit means simply expenditure is higher than the income is known as deficit। अर्थात घाटा सबसे ही स्पष्ट है कि व्यय अधिक और आय कम। तो यदि राजस्व व्यय तो हो रहा है ज्यादा और राजस्व आय है कम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू इनकम, अर्थात ऐसा घाटा सिंपली जानते हैं इसके बारे में कि भारत सरकार हमसे टैक्स या नॉन टैक्स आदि के माध्यम से कम प्राप्त कर रही है और हम पे अधिक खर्च कर रही है, जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। यह खर्च भारत सरकार की कोशिश है शून्य पे आता है, अर्थात जितना हमसे वसूल करे उतना ही हम पे खर्च करे। लेकिन अभी दिक्कत यह है कि भारत का एक बड़ा आय वर्ग टैक्स स्लैब में नहीं आता, अर्थात उसकी इतनी आय नहीं है कि वो कर दे। तो भारत सरकार तब तक के लिए बहुत सारे आवश्यक खर्च के लिए कर्ज अन्य व्यवस्था करती है। तो इस घाटे का नाम क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट। राजस्व व्यय तो हो गया अधिक और आय प्राप्त हुई कम। दूसरा पूंजीगत घाटा, यानी कैपिटल डेफिसिट। क्या? सिंपल सी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल इनकम, अर्थात पूंजीगत व्यय ज्यादा और पूंजीगत आय कम। बात स्पष्ट है कि सरकार जो कर्ज आदि ले रही है उसकी कमाई प्योर मनी के रूप में कम है और खर्चे ज्यादा है, वो ब्याज के हों, वो मूलधन के हों, कर्ज चुकाने के हों। तो पूंजीगत व्यय ज्यादा और आय। अब अगर हम कहें बजट घाटा, बजट अच्छा ये होगा कि इस टॉपिक के साथ साथ आप रमेश सिंह, लाल एंड लाल, इन दोनों में से कोई किताब अपने पास रखें और साथ ही साथ वो चैप्टर वहां से भी पढ़ें और उसके बाद हम करंट बजट, इकोनॉमिक सर्वे सब कुछ पढ़ें आने वाले वीडियो। बजट डेफिसिट तो क्या? बजट सबसे अर्थ है आय और व्यय, अर्थात कुल व्यय यदि अधिक हो जाए कुल आय से तो ये क्या हो गया? बजट कुल व्यय माइनस कुल आय। व्यय दोनों प्रकार के, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इनकम दोनों प्रकार की, रेवेन्यू एंड कैपिटल, अर्थात टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल इनकम इज नोन एज बजट डेफिसिट। अब प्रैक्टिकली ये बात समझते हैं क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, भारत सरकार के पास 1000 रुपये हैं टोटल, तो इस 1000 रुपये में से भारत सरकार ने क्या पूरे के पूरे का बजट बना दिया? ऐसा नहीं, अर्थात भारत सरकार ने इसमें से 400 कहा दे दिए हैं बजट के लिए, और क्या कहा कि इसका ऐसा बजट बनाया जाए जो इस देश की विकास आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात देश के हर वर्ग, क्षेत्र, संप्रदाय सबके विकास का माध्यम बने बजट। तो उसमें समस्या क्या आ गई? खर्चे हो गए ज्यादा और आय हो गई, अर्थात बजट में क्या बढ़ गया? घाटा। तो 1997 तक देश में ऐसी व्यवस्था थी कि जितना घाटा हुआ, सरकार के पास नोट छापने की व्यवस्था है,
उसने उतने ही नोट छाप दिए और वो घाटा पूरा कर दिया। तो ऐसा करने से लगातार नोट सिस्टम में आते जाएं और पैसे की जो वैल्यू है, रुपीज़ वैल्यू, वो डिक्रीज होती चली जाए और घाटे के प्रति कोई सरकार संवेदनशील ना। तब प्रोफेसर सुखमय चक्रवर्ती ने रिकमेंडेशंस दी कि ऐसा करते रहेंगे तो इकोनॉमी करप्ट होती जाएगी, यानी सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स कर जाएगा और रुपीज़ वैल्यू इन्फ्लेशन इंक्रीज करती जाएगी, वैल्यू रुपये गिरती जाएगी और महंगाई बढ़ती जाएगी। तो उसके बाद से 1997 के बाद से भारत सरकार ने जो भी डेबिट होता है बजट के अंदर, उसे पूरा करने के लिए भारत सरकार उतना ही कर्ज लेती है और उस कर्ज को देश के अंदर से ले या बाहर से ले, उसे बाद में अपने स्रोतों से पूरा करती है। अर्थात वर्तमान में यहाँ भी क्या चल रहा है, डेफिसिट अर्थात घाटा। अब भारत सरकार इसके अलावा बहुत से खर्च कर रही है अलग अलग स्कीम पे, किसी अन्य पे, यानी ट्रेड, हम व्यापार भी कर रहे हैं। तो इस व्यापार के अंदर भी क्या चल रहा है, व्यापार में भी घाटा। किस सेंस में, हम या तो कर रहे हैं आयात या कर रहे हैं क्या, निर्यात, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। यानी भारत सरकार के पास मान लिया 1000 रुपये थे तो उसने 400 रुपये कहा दिए बजट में, जिसमें पड़ गया घाटा, खर्चा कर दिया अधिक, आय हो पाई कम, टैक्स या नॉन टैक्स आदि से। हम करने चले व्यापार, तो व्यापार में क्या पड़ गया है, डेफिसिट, यानी यहाँ पे क्या है, घाटा। हमारा इंपोर्ट तो क्या है, कम, और एक्सपोर्ट क्या है, ज्यादा। संयोगवश जब से दो चीज कंट्रोल में आई हैं, क्या, सबसे मेनली सोने की डिमांड कुछ कम हुई है पिछले 3-4 वर्ष में। हम कर रहे थे 1000 टन का इंपोर्ट, जो अब 700 से 800 टन है। हम थे वर्ल्ड नंबर 1 सोने के इंपोर्ट में, अब वर्ल्ड नंबर 2 है आफ्टर चाइना, लेकिन वो भी लगातार ऊंची मांग बनाए हुए हैं। और सेकेंडली, वर्तमान में ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन के कारण से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दाम बहुत कम हो गए हैं। हम इन दो मदों के ऊपर, इन दो आर्टिकल्स पे बहुत बड़ा खर्च करते हैं, जो हमारे व्यापार घाटे को बढ़ाते हैं। अर्थात दुनिया को सामान बेचते कम है, मंगाते ज़्यादा। वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो, वो गोल्ड हो, या फिर वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एटसेट्रा। तो भारत सरकार के कुल पैसे इतने थे, उसने व्यापार किया इस देश के लोगों ने, बजट बनाया, दोनों में घाटा पड़ा। अब भारत सरकार को जितने पैसे उस पे हैं, उन पे क्या चल रहा है, अगर भारत सरकार पे 1000 रुपये हैं तो जो 60% पैसा है वो किसका है, कर्ज का। उस कर्ज पे चुकाना पड़ रहा है ब्याज, यानी सरकार को इंटरेस्ट भी देना है और सरकार की नीड्स बढ़ती जा रही है। क्या, फॉर न्यू इंडिया टिल 2030 हमें बहुत पैसे की नीड्स हैं, डिफेंस में नीड्स हैं। तो ये बढ़ती हुई मांग हमारे खर्चे बढ़ा रही हैं, लेकिन उस रेशियो में इनकम नहीं बढ़ पा रही है और हम कर्ज के बोझ में दबते जा रहे हैं, जिसे कम करने का प्रयास भारत सरकार कर रही है अपनी फिस्कल पॉलिसी के तहत, राजकोषीय नीति के तहत। अब अगला घाटा राजकोषीय, जो सबसे मेन राजकोषीय, यानी फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट सिंपल शब्दों में जो घाटा बजट में होगा, बजट डेफिसिट, बजट डेफिसिट, यानी बजट के अंदर हुआ कुल घाटा, इसके अलावा प्लस सरकार
ने जो भी कर्ज ले रखे हैं, सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट, पब्लिक डेब्ट व अन्य देयताएं, अदर लाइबिलिटीज, अदर लाइबिलिटीज, यह फिस्कल डेफिसिट सबसे मुख्य घाटा, दुनिया के हर देश की इकोनॉमी का चिंता का विषय। जो घाटा बजट में हुआ वो प्लस पब्लिक डेब्ट, जो सरकार ने ले रखे हैं ऋण वो, और अदर लाइबिलिटी, उस पर जो भी देनदारी है, देनदारी हमने बोल दिया अफगानिस्तान को देंगे इतना पैसा, वो लाइबिलिटी हमारी, बांग्लादेश को देंगे इतना पैसा, लाइबिलिटी हमारी, 2.5 बिलियन होगा, 2 बिलियन होगा, एटसेट्रा। तो ये लाइबिलिटीज भी हमारे ऊपर है बहुत सारी, नेशनल और इंटरनेशनल। तो हमने अभी कहा कि 1997 से पहले भारत सरकार जो भी घाटा बजट में होता उतने ही नोट छाप लेती, लेकिन 97 के बाद ये बंद कर दिया गया और उनके जितना घाटा होता उसके लिए कर्ज की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। तो जो घाटा बजट में हुआ है सिंपली रूप से वो कर्ज, यानी भारत सरकार उसे कर्ज के रूप में कहीं ना कहीं व्यवस्था करेगी, देश के अंदर से या बाहर से। और एक सरकार के ऊपर खुद ऋण है और देयताएं जो है चुकानी है, हमने किसी की लायबिलिटी ले ली है, तो सिंपली कहें तो ये भी ऋण है, ये भी ऋण है और ये भी हमें क्या देना है। तो ऑल दीज आर डेब्ट्स, यानी भारत सरकार का कुल कर्ज, टोटल डेब्ट ऑफ इंडिया इज फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। और जो सारा हमारे ऊपर कर्जा है, इस कर्जे में से हर साल हम इसका ब्याज और मूलधन आदि चुकाते हैं, जहां से लिया है, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, जापान हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, RBI हो। तो एक होता है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है कि फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो देश का कुल कर्ज है, तो एक वित्तीय वर्ष में उसमें से हमने जितना ब्याज अदा कर दिया, अर्थात जो भी उसका ब्याज आदि बैठा, यानी इंटरेस्ट जो था हमने अगर पेड कर दिया, वो उसमें से घटा दें तो मिलता है प्राथमिक घाटा। इट इज नोन एज फंडामेंटल डेफिसिट, अर्थात मूल घाटा। फंडामेंटल डेफिसिट या मूल घाटा। तो हमारे ऊपर मूल कर्जा कितना है, इसे हमने मूल घाटा कहा। देश के कुल कर्ज में से इस साल जो ब्याज हमने चुका दिया उससे अगर घटा दें तो क्या प्राप्त हो गया, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। तो ये हमारे पास क्या है, नेट कर्जा, जो अब हमारे पास बचा हुआ है हर वित्तीय वर्ष में। तो अपने बजट के अंदर सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर है क्या, इंटरेस्ट पे। हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं RBI देश के अंदर आदि को भी और विदेशों को भी। तो राजकोषीय घाटा आगे चलने वाले हैं क्या, ये घाटा कम कैसे हो, अर्थात देश का कुल कर्ज कम कैसे हो। जो घाटा बजट में उसे कर्ज मान लिया गया, ये सरकारी कर्ज पहले ही है, तो सरकार के ऊपर देनदारियां हैं वो सारी। तो सिंपली देश का कुल कर्ज है राजकोषीय। ये कर्जा हुआ क्यों, इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसे दूर करने की नीति क्या है। अगले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं हम क्या, राजकोषीय नीति, जो देश में निवेश, ऋण इत्यादि हर चीज को मैनेज करती है, फिस्कल पॉलिसी। तो पढ़ते हैं फिस्कल पॉलिसी के अंदर राजकोषीय घाटे अर्थात कर्ज को मैनेज करने की नीति। चलते हैं।